तो ये रहा क्लास 12 हिंदी का एक ऐसा वीडियो जो शायद आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हिंदी जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें कोई भी स्टूडेंट अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना तो वो 100 में 95 प्लस बहुत आसानी से ला सकता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक क्लास लेकर आया हूं कि अगर आपने इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना, तो आपको हिंदी में 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को देख लेना। मेरी गारंटी है कि इस बार भैया आपको हम 95 प्लस दिलाकर रहेंगे। बस कॉपी में जाकर छाप देना। पूरी हिंदी को मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूं, यानी कि जो आपका खंड का होता है 50 नंबर का, पूरे 50 नंबर का पेपर जो है आज हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। 2025 में 95 प्लस की गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। पूरा हिंदी एक वीडियो में हम फिनिश करेंगे। देखो कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। 7 टॉपिक टोटल हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, 10 नंबर का आता है। फिर गद्यांश को सॉल्व करना सीखेंगे, 10 नंबर। फिर पद्यांश को पढ़ेंगे। जो मैंने गद्यांश पद्यांश ले रखे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। फिर लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में देखिए कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, 5 नंबर का आता है। देखो लेखक का साहित्यिक परिचय भी 5 नंबर का आता है। फिर कहानी पढ़ेंगे 5 नंबर। फिर खंड काव्य पढ़ेंगे 5 नंबर। टोटल 50 नंबर का पेपर आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठना, कॉपी पेन लेकर बैठना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। टोटल 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है भैया, और इसमें मैं आपको टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन आज बताने वाला हूं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अग्नि की उड़ान के रचनाकार कौन है। अग्नि की उड़ान, इसके लेखक कौन है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन गे, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखो अग्नि की उड़ान जो है ना, इसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल अब्दुल कलाम जी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी स्टार्टिंग है, सब कुछ हम पढ़ेंगे, गद्यांश पद्यांश साहित्यिक परिचय कहानी सब पढ़ेंगे। कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। दूसरा, बहादुर कहानी के लेखक कौन है। सबको पता होगा, आपके 12th में बहादुर कहानी है। बताओ इसके लेखक कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, या अमरकांत। भैया अमरकांत जी हैं इसके लेखक। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी हैं। अब यहां पे मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग आंसर देना। बताइए पंचलाइड कहानी के लेखक कौन है। दिमाग होगा तो आप आंसर दे देंगे फटाफट। तीसरा देखो, हरिशंकर परसाई की रचना है, इसमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है। कल्प वृक्ष, धरती के फूल, तब की बात और थी, या मेरे विचार। भैया तब की बात और थी, ये जो रचना है ये हरिशंकर परसाई जी की है। देखो क्लास भले ही थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ बड़ा देखना होगा। ठीक है। चौथा, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है। ये तो सबको पता होगा, आपके जुबान पर इसका आंसर होगा क्योंकि ये चैप्टर आपके 12th में है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या प्रो जी सुंदर रेड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा प्रो जी सुंदर रेड्डी। देखो भाषा और आधुनिकता के जो हमारे लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। इसके बाद में चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। देखो मोहन राकेश की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना है मोहन राकेश की नहीं है। लहरों के राजहंस, बकल बकलम खुद, तट की खोज, या समय सारथी। तो भैया तट की खोज जो है ये मोहन राकेश जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं उन्हीं की है। 6, शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह है। बताओ शिकायत मुझे भी है ये किसका निबंध है। धर्मवीर भारती का, अज्ञे का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, या हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी का ये निबंध है, शिकायत मुझे भी है। और हरिशंकर परसाई जी आपके 12th में हैं। इनका चैप्टर है निंदा रस, शायद आपको पता होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, या महादेवी वर्मा। तो भैया छायावाद के प्रवर्तक हमारे जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं, क्योंकि ये छायावादी युग के
एक प्रतिनिधि कवि हैं और इन्हीं को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था? ठीक है, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था कला और बूढ़ा चांद पर? तो साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद या सोवियत लैंड नेहरू? तो भैया इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ कला और बूढ़ा चांद पर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे करूंगा, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। अगर आप दे ले गए आंसर कमेंट बॉक्स में तो समझ लो आपकी तैयारी अच्छे से हुई है। बताओ इनकी जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की, एक रचना है चिदम्बरा, इस रचना पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? फटाफट कमेंट करके बताना कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी रचना चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला था। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? मतलब जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है ये किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य या इनमें से कोई नहीं? भैया ये एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है ये एक महाकाव्य है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इसमें से कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो भैया जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बाकी तीनों को मिला है। ठीक है, तो ये हमारे कवि हैं। चलो एक क्वेश्चन और आता है, ये 10 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाल रासों का रचना काल है। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि परमाल रासों का रचना काल क्या है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? ठीक है, बताओ किस काल के रचनाकार हैं? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो 10 मैंने ऑब्जेक्टिव आपको हिंदी के बता दिए, ये 10 ऑब्जेक्टिव आपको जरूर से पढ़ना है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा भैया कि यही 10 ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आपको और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिंदी में पढ़ने होंगे। तो आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारी क्लासेस मैंने आपको दी है। अब हम चलेंगे अपने महत्वपूर्ण गद्यांश पे। हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर वाला टॉपिक है, टोटल 7 टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। अब हम इस गद्यांश के बारे में डिस्कस करेंगे भैया, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, सब कुछ मैं इसी क्लास में बताने वाला हूं। तो गद्यांश में होता क्या है, आपको एक ये यहां से लेकर यहां तक आपको गद्यांश दिया गया, इसके नीचे टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, आपको 10 नंबर भैया मिलेगा। क्वेश्चन आप खुद ही देख लो ये, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब जो गद्यांश मैंने यहां पे लिया है ये स्पेशल गद्यांश है। आप लोग पढ़े होंगे बहुत गद्यांश, मैंने भी पढ़ाए हैं, लेकिन इस गद्यांश को मैं स्पेशली लेकर आया हूं क्योंकि थोड़ा सा अगर देखा जाए तो आपको टफ लग सकता है। ध्यान से समझना, कुछ भी टफ नहीं है, करने की लगन अंदर होनी चाहिए। देखो क्या है कि पहले इसको पढ़िए, फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। अब देखो आपको पाठ का नाम तो पता चल चुका होगा, अशोक आ गया, यानी कि ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो पुष्पित अशोक को देख कर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, कुछ लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सामने से ही पहचान लेते हैं इसके जीवन में क्या होगा, पूरा हिसाब किताब वो लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं। ठीक है, ये आपको दिया गया क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। 2 नंबर मिलेगा। संदर्भ कैसे लिखोगे भैया, किस पार्ट से है, इसके लेखक कौन है? तो ये अशोक के फूल चैप्टर से, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अभी मैं लिखूंगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो ये जो आपको 2 लाइनें दी गई हैं यहां से लेकर यहां तक, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। यहाँ पे 2 लाइन दिया गया है, आपको 5-6 लाइन 7 लाइन में लिख देना है, थोड़ा चेंज वेंज करके इसी से रिलेटेड नंबर आपको मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है?
तो भैया लेखक ने क्या बताया है, देखो यहाँ पे लिखा है कुछ लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। मतलब लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताया है, कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता और महानता का उन्होंने परिचय दिया है कि मेरी उतनी दूर तक सोच नहीं जाती, मैं उतना दूरदर्शी नहीं हूं, यही इसमें बताया गया है। थोड़ा सा इसको समझना होगा, क्योंकि वही चीज कहा जा रहा है कि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि मैं उतना ज्यादा दूरदर्शी नहीं हूं, तो आपको अपनी तरफ से लिख देना है। चौथा, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, क्या उद्देश्य है। तो देखो प्रस्तुत गद्यांश में जो हमारे लेखक हैं वो बताना चाहते हैं कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर उससे आनंद प्राप्त करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं सुंदर वस्तु है उससे आनंद प्राप्त किया जाए या कुछ किया जाए, तो वो उसकी कमी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो थोड़ा इसका उद्देश्य है। पांचवा, अंतर्यामी तथा दूरदर्शी शब्दों की अर्थ लिखिए। अब आप लिख सकते हैं अंतर्यामी का मतलब जो अंतःकरण या मन की बातें जानने वाला हो, जो आपको देख कर ही बता दे कि आपके मन में क्या चल रहा है। दूरदर्शी का मतलब जो भविष्य की घटनाओं को समझने वाला हो, जिसको आभास हो जाए। दूरदर्शी का मतलब जो आगे की घटनाएं, फ्यूचर की घटनाएं समझने वाला हो। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो, जब भी गद्यांश को सॉल्व करेंगे तो पुष्पित अशोक डॉट डॉट करके कर सकता हूं, ऐसे लिख देना, पुष्पित अशोक डॉट डॉट करके कर सकता हूं। देखो हिंदी की कॉपी लिखना मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम ऐसे लिखेंगे संदर्भ, खूब प्यारा सा, देखो फर्स्ट है संदर्भ। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। यानी कि ये जो गद्यांश है ना, ये हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो देखो ये पाठ लेखक का नाम, ये पाठ का नाम दोनों आ गया, तो हमारा संदर्भ परिपूर्ण हो गया और ये 2 नंबर एग्जामिनर आपको ऐसे दे गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो यहां से लेकर यहां तक का आपको व्याख्या करना है। पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। तो ऐसे हेडिंग डालना खूब प्यारा सा, रेखांकित अंश की व्याख्या, थोड़ा बड़ा सा लिखना। देखो मैंने यहाँ पे बड़ा सा लिखा है यहां तक, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको, समझो। कोई जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही लिखिए, आप थोड़ा सा चेंज करके भी लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। यू आर आल्सो अ राइटर, ठीक है। देखो व्याख्या, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है, नहीं, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि जब भी वो पुष्पित अशोक अर्थात अशोक के खिले हुए फूलों को देखता है तो वो उदास हो जाता है। लेखक अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि वो इसलिए उदास नहीं है कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं या उनकी सुंदरता से उसे कोई ईर्ष्या हो रही है, और वह ना ही उसकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर अथवा सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा है। ऐसी बात नहीं है। यद्यपि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर स्त्रियां 10 उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। कुछ लोग सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझ लेते हैं और उससे आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस ऐसे लोगों की कमी इस दुनिया में नहीं है। बस ऐसे लिख दो, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मेरे भाई। देखो ये एक ऐसा गद्यांश है ना जिसमें आपको गद्यांश में डायरेक्टली आंसर नहीं मिलेगा, गद्यांश को समझना होगा। बहुत सारे गद्यांश हैं जिसमें ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सारा का सारा आंसर इसमें सीधा सीधा दिया रहता है, लेकिन ये थोड़ा अलग वाला गद्यांश है, इसको समझ कर आंसर देना है। इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूं कि आप लोग खुद का टेस्ट लें, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। चौथा, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया। देखो तीसरा क्या है, लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता एवं महानता का परिचय दिया है।
लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मन स्थिति एवं सोच को स्पष्ट कर रहा है। मतलब लेखक ने स्वयं को दूसरों से कम दूरदर्शी बताया है कि मैं इतना ज्यादा दूरदर्शी नहीं हूं कि किसी का फ्यूचर बता दूं, भैया वो फ्यूचर में कैसा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो मैं मेरा काम नहीं है, मैं उसको नहीं बता सकता हूं। उन्होंने खुद को दूसरों से कम दूरदर्शी बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ध्यान से समझो। चौथा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस गद्यांश का उद्देश्य क्या है, तो इसको भी मैं बता देता हूं 5वें नंबर पर। देखो, इस गद्यांश का मेन उद्देश्य जो है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहता है कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। बस हो गया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा समझ समझ के आंसर दे देना, मिल जाएगा नंबर। अंतर्यामी तथा दूरदर्शी शब्दों के अर्थ स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर। तो देखो, अंतर्यामी का मतलब है अंतःकरण या मन की बात जानने वाला। मतलब जो आपके अंतःकरण, आपके मन की बात जान जाए, उसको अंतर्यामी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार वो भैया अंतर्यामी है, वो आपको देख के ही बता देंगे आपके अंदर क्या चल रहा है, जैसे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी। दूरदर्शी, भविष्य की घटनाओं को समझने वाले को हम दूरदर्शी बोलेंगे, जो भविष्य की घटनाओं को भी समझ सकता है, उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो भविष्य की भी घटनाओं को समझ सकता है। देखो, इस वीडियो में देखो आपका ये भी 2 नंबर कंप्लीट, यानी कि 10 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इस क्लास में मैं ऐसे गद्यांश पद्यांश को लेकर आया हूं जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे असली गद्यांश मिला है, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। चलते हैं अपने पद्यांश पे भैया, सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, ये भी 10 नंबर का आएगा। मतलब एक पद्यांश आपको दिया जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 करके, आपको 10 नंबर दे दिया जाएगा। पढ़ो इसको, समझो। देखो, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता को पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ये हमारे बापू के प्रति चैप्टर का पद्यांश है, और इसकी कवित्री जो है वो सुमित्रा नंदन पंत जी है। देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे गद्यांश पद्यांश बताए हैं, बहुत सारे बताए, तो मैं इस वीडियो में कुछ अलग लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने गद्यांश में आपको अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, निंदा रस, इन सब चैप्टर के बहुत सारे गद्यांश मैंने बता दिए हैं, और हिंदी की बहुत सारी मैराथन क्लासेस आपको दी हैं। तो इस क्लास में मैं कुछ अलग लेकर आया हूं कि आप लोग समझे चीजों को, कि आप कितना पढ़े हैं। इजी इजी तो सब सॉल्व कर देते हैं। इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ते हैं, थोड़ा मीनिंग निकालने का प्रयास करते हैं। देखो क्या कह रही है सुमित्रा नंदन पंत जी बापू जी के प्रति, मतलब हमारे महात्मा गांधी जी के प्रति क्या कहती है। देखो, सुख भोग खोजने आते सब, मतलब सुख सुख भोग खोजने आते सब, मतलब जो भी लोग आते हैं इस संसार में ना, वो सुख खोजने आते हैं। मतलब प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, प्रायः समस्त प्राणी पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना करते हैं, सुख भोग खोजने आते थे, मतलब सुख भोग खोजने खोजने आते हैं सभी सभी, ठीक है। मतलब प्रायः जो लोग हैं ना, वो धरती पर सुख खोजने आते हैं। आए तुम करने सत्य खोज, और तुम आए हो करने करने सत्य सत्य की खोज खोज, ठीक है। परंतु तुमने इस धरती पर सत्य की खोज करने के लिए उतार लिया है, तुम सत्य की खोज करने आए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन, मतलब जग संसार की मिट्टी, मिट्टी के पुतले, पुतले हैं जन लोग। फिर वो कहती हैं कि लोग तो सिर्फ एक मिट्टी के पुतले हैं, लोग जो हैं इस संसार में, जो लोग हैं वो सिर्फ एक मिट्टी के पुतले हैं, तुम आत्मा के मन के मनोज, तुम आत्मा के, और तुम जो हो आत्मा के और मन के मनोज, मनोज का मतलब होता है कामदेव, कामदेव जो होता है ना सबसे सुंदर होता है। तो वो कहते हैं कि तुम आत्मा से भी और मन से भी सबसे सुंदर हो, सबसे का एक कामदेव की तरह हो, सबसे सुंदर हो, ठीक है, ऐसा वो बोलती है। आगे देखो क्या कहती हैं, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, मतलब जड़ता मूर्खता, हिंसा हिंसा स्पर्धा प्रतियोगिता में भर, ये संसार जो है मूर्खता हिंसा और स्पर्धा में जो भरी हुई थी, उसमें आपने चेतना चेतना को जगा दिया है, अहिंसा अहिंसा का आचरण अपनाने को बोला है, और नम्र ओज,
ठीक है। नम्र ओज का मतलब होता है मुलायम शक्ति या नम्र बना दिया आपने। मतलब वो कहते हैं कि जो संसार मूर्खता, हिंसा और स्पर्धा से भर गया था, प्रतियोगिता से भर गया था, उसमें आपने चेतना, अहिंसा और नम्र ओज को जागृत कर दिया है। हे बापू, तुम महान हो। पशुता का पंकज बना दिया। पशुता का मतलब होता है पार्श्व शक्तियां जो होती हैं उसको पंकज बना दिया। पंकज का मतलब होता है कीचड़ में खिलने वाला कमल, ठीक है। यानी कि कीचड़ में खिलने वाले कमल को आपने, पशुता को पंकज बना दिया, पशुता को यानी कि कीचड़ में खिलने वाले कमल को आपने, तुमने मानवता का सरोज, तुमने मानवता का, मानव जाति को सरोज, सरोज का मतलब होता है सरोवर में खिलने वाला कमल, यानी कि कीचड़ में कमल खिलने वाले कमल को आपने सरोवर में खिलने वाले कमल के समान बना दिया है। हे बापू, तुम महान हो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम है बापू के प्रति, कवि का नाम है श्री सुमित्रानंदन पंत, ये कवित्री है, ठीक है, कवित्री, समझ में आया। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो आपकी दो लाइनें हैं, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। तीसरा, अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं। तो भैया अधिकांश मनुष्य जो है संसार में आकर सुख खोजने में लग जाते हैं, सुख की खोज में लग जाते हैं। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट है। चौथा, गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को अध्यात्मवादी बना दिया, अर्थात लोगों को मानवीय गुणों के आधार पर जीना सिखा दिया। पांचवा, तुम आत्मा के मन के मनोज, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार होगा, क्योंकि इसमें उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सुख भोग डॉट डॉट करके मानवता का सरोज, ऐसे हम लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं शीर्षक का नाम, कवि का नाम, लेकिन फर्स्ट हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम देखो ये कवित्री का नाम और ये शीर्षक का नाम दोनों आ गया। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री महाकवित्री कर देना, ठीक है, या कवित्री कर देना, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश, या ऐसे लिख देना, प्रस्तुत पद्यांश श्री सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित बापू के प्रति शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ऐसे लिख दोगे बेटा 2 नंबर आपको मिल जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित बापू के प्रति शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। हो गया 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या करनी है, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज, इसकी व्याख्या कर दो। देखो ध्यान से, रेखांकित अंश की व्याख्या। युग पुरुष महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की स्तुति करते हुए सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि हे बाबू, मानव मिट्टी से बना एक पुतला मात्र है, वहां वो यहाँ मिट्टी से बनकर आया है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने हो, किंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है तथा आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान हो। मतलब उनकी तारीफों के पुल बांध देती हैं, और ये बांधना भी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। 2 नंबर एग्जामिनर ऐसे देगा, प्यार से लिखना, 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं। तो लिख दो, अधिकांश मनुष्य संसार में सुख की खोज में लग जाते हैं। भैया एक लाइन लिखने से आपका 2 नंबर कंप्लीट। पांचवा, गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चौथा, गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को अध्यात्मवादी बना दिया, अर्थात लोगों को मानवीय गुणों के आधार पर जीना सिखा दिया। लो बेटा 2 नंबर। देखो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, बाकी सब एक एक लाइन के रहते हैं। पांचवा, तुम आत्मा के मन के मनोज, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार होगा, ठीक है। बस हो गया मेरे भाई, ये आपका हो गया पद्यांश। तो पद्यांश वाला जो हमारा सेशन था ना, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो अभी हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हुआ, अभी 4 टॉपिक बचा है। मैं कहता रहता हूँ बेटा, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब चलते हैं लेखक का साहित्यिक परिचय समझते हैं। किसी एक ऐसे लेखक का साहित्यिक परिचय समझेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे बोर्ड परीक्षाओं के लिए।
तो देखो मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय। अब आप कहेंगे सर जी वासुदेव शरण अग्रवाल जी भी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं। हाँ बिल्कुल हैं, और उनका साहित्यिक परिचय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आप लोग सर्च करना यूट्यूब पे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट लेखक और कवि हैं उनका साहित्यिक परिचय एक ही वीडियो में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखना। अब प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का हम साहित्यिक परिचय आज लेकर आए। तो सबसे पहले साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आपको एक छोटा सा हेडिंग लिखना है जीवन परिचय, फिर आपको लिखना है हेडिंग साहित्यिक परिचय, फिर रचनाओं को लिखना है। तो जीवन परिचय में सिर्फ छोटा सा लिखना है, इनका जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु थोड़ा बहुत लिख देना, शिक्षा, ठीक है। देखो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, या आप कॉलम बनाकर भी लिख सकते हैं, जन्म स्थान, जन्म, माता पिता, ठीक है, वो भी हो जाएगा। तो प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया और फाइनली 30 मार्च 2005 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। यानी कि 2005 में ही इनका स्वर्गवास हुआ था। ठीक है, 1919 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि 19 एक 20 81 और 5 86 ईयर। ठीक है, ये आपके जीवन परिचय हो गया। साहित्यिक परिचय में अब हम लोग चलेंगे भाई, साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है? इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है। साहित्यिक परिचय मतलब हिंदी साहित्य में इनका परिचय। तो देखो ध्यान से, श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विभिन्न प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए। अहिंद भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। मतलब ये जहां से थे भैया, आंध्र प्रदेश, यानी वहां पे ज्यादा हिंदी नहीं चलती है, तो अहिंद भाषी का मतलब जहां हिंदी भाषा ना बोली जाती हो, वहां के होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो 3 नंबर आपको यहाँ पे साहित्यिक परिचय का ही मिलता है। 2 नंबर आपको रचनाएं का मिलेगा। देखो रचनाएं लिख दो। अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन से? सबको समझ लो। साहित्य और समाज, मेरे विचार, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, तेलुगु वारिल यानी कि तेलुगु ग्रंथ, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया यानी कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, भारत में लैंग्वेज प्रॉब्लम, क्योंकि भैया ये साउथ से थे और इनको हिंदी इनके उधर ज़्यादा नहीं चलती थी, तो इन्होंने लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया की भी रचना की। ठीक है, ताकि लैंग्वेज प्रॉब्लम पर ये अपनी बातों को रख सकें। तो 2 नंबर आपको रचनाओं का मिलेगा। तो साहित्यिक परिचय का 3 नंबर, रचनाओं का 2 नंबर, ऐसे लिखोगे 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारा लेखक का भी साहित्यिक परिचय हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने कवि के साहित्यिक परिचय पर। देखो लेखक का हो गया, इसको मैं हटा देता हूं दोनों को, और हम अपने, देखो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ये कवि का साहित्यिक परिचय होगा, 5 नंबर का, ये भी आता है। तो हमने कवियों में लिया है मैथिली शरण गुप्त जी को, क्योंकि देखो कवि में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, इनका मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आज हम आए हैं मैथिली शरण गुप्त जी के साथ। ठीक है, ध्यान से समझो, सेम वही प्रोसेस, आपको छोटा सा जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय लिखना है। देखो साहित्यिक परिचय में एक चीज और ध्यान रखना, जो भी उनको पुरस्कार मिले हैं, जो भी चीजें हैं, उसको भी लिखना है, फिर रचनाएं लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम जीवन परिचय को ही लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जीवन परिचय की ही बात करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय देखो,
राष्ट्र कवि, देखो इनको राष्ट्र कवि भी बोला जाता है, राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है मैथिली शरण गुप्त जी को, शायद आपको पता होगा। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे और आखिर वो दिन आ गया 12 दिसंबर 1964 को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। मतलब इनका जन्म 1886 में हुआ, ठीक है, यानी कि 14 ईयर और इधर आपका 78 ईयर के लगभग उम्र में इनका देहांत हो गया था। तो ये इनका जन्म, इनके पिता का नाम, इनकी थोड़ी सी शिक्षा और इनकी मृत्यु, बस इतना सा आप जीवन परिचय में लिख दो भैया, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, अवॉइड करो, ठीक है। सबसे मेन हेडिंग हमारा साहित्यिक परिचय होता है। देखो क्या परिचय था। गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। हमारे मैथिली शरण गुप्त जी को जेल भी जाना पड़ा क्योंकि ये असहयोग आंदोलनों में भाग लेते रहे थे, ठीक है। क्योंकि भैया इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था, हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। मतलब इतने सारे पुरस्कार इनको मिले, तो आप खुद ही इनकी महानता का एक आइडिया लगा सकते हैं। देखो इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन, मंगला प्रसाद पारितोषिक और पद्म भूषण, तीन तीन जो सबसे स्पेशल पुरस्कार है वो इनको दिया गया। तो भैया ये 3 नंबर आपका कंप्लीट करा गए साहित्यिक परिचय में। रचनाएं देखो, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न हैं। ये 2 प्रकार की इन्होंने रचनाएं की हैं, वो समझ लेते हैं। एक तो मौलिक रचनाएं जैसे, और दूसरा अनूदित रचनाएं। मौलिक रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी बहुत फेमस रचना है। साकेत तो और ज्यादा फेमस रचना है। यशोधरा और नहुस, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा और नहुस, ठीक है। अनुदित रचनाओं में इन्होंने मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। हो गया मेरे भाई, ये भी हमारा हो गया। अब हम चलना चाहेंगे अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा जो है वो भैया कहानी है। और कहानी मैंने आपको बताया है कि कहानी का नंबर अगर आपको चाहिए तो 2 3 कहानी आप पढ़ लो। एक आपका है पंच लाइट, मैं लिख दूं साइड में, आप लोग ध्यान देना। इस साइड में मैं लिखता हूं, देखो फर्स्ट कहानी है पंच लाइट, दूसरी कहानी है बहादुर, तीसरी कहानी है लाटी। इन 3 कहानी को अगर आप लोग पढ़ लेते हो मेरे भाई ना, आपका 5 नंबर कंप्लीट है। इनका उद्देश्य और इनका सारांश पढ़ लेना। तो हम आपको यहाँ पे बहादुर कहानी का उद्देश्य बताने वाले हैं। देखो कहानी के 2 पहलू होते हैं, जैसे पंचलाइट है तो इसका उद्देश्य और सारांश 2 होगा। बहादुर है, इसका उद्देश्य और सारांश 2 होगा। ध्रुव यात्रा है, उद्देश्य सारांश, और आपका लाठी है, ध्रुव उद्देश्य और सारांश, ठीक है। तो 2 2 होते हैं। तो हम बहादुर कहानी का इकलौता उद्देश्य लेकर आए हैं, बाकी सबको मैं बता चुका हूं, आप लोग जाकर देख लेना। देखो उद्देश्य क्या है बहादुर कहानी का। देखो आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। मतलब बहादुर कहानी जो है ये अमरकांत जी की कहानी है, मतलब इसको अमरकांत जी ने लिखा है बहादुर कहानी को, ठीक है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। मतलब इनकी जो कहानी बहादुर है ना, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले एक बहादुर नाम का लड़का है, पहाड़ी लड़का है, इस पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है।
इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। मतलब सिर्फ बड़े लोग यानी कि जो पूंजीपति होते हैं वही लोग सिर्फ श्रम का शोषण नहीं करते, वही लोग सिर्फ मजदूरों को नहीं सताते, बल्कि जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग वाले लोग हैं, वो भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। उनको भी मौका मिलता है तो लोगों का वो शोषण करते हैं। ठीक है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना। मतलब इस कहानी का जो उद्देश्य है ना, मेन लाइन ये है, इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। मतलब जो है, शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार रखें, ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में दरार ना पैदा होने दें, क्योंकि ऊंच नीच कोई नहीं है भैया, सब मनुष्य हैं, सब जीव हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे ऊंचा नीचा नहीं है। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके द्वारा घर छोड़ दिए जाने पर परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। देखो, जब आप बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे ना, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहादुर कहानी का सारांश मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप लोग सर्च करना बहादुर कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। बस इतना सा आपको बहादुर कहानी के उद्देश्य में लिखना है, आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं भैया कि आप लोग पंचलाइट, बहादुर और लाठी, इन 3 कहानी का अगर उद्देश्य और सारांश पढ़ लेते हो, ये 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। और जीवन परिचय में भी मैंने आपको बताया था कौन कौन सा जीवन परिचय पढ़ना है, तो इस तरह से आपको पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, हमारा जो आज का क्लास है वो यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको जो आपका खंड का है 7 टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में आपको समझा दिया। लेकिन कुछ हमारे बच्चे कहेंगे सर जी एक टॉपिक तो आपने नहीं बताया, जो है खंड काव्य। देखो स्टूडेंट, खंड काव्य जो है ये जिला वाइज होता है। रश्मि रथी, आलोक वृत, त्यागपति, श्रवण कुमार, मुक्त यज्ञ, ऐसे ऐसे 5-6 खंड काव्य हैं। ठीक है, तो ये जिला वाइज होता है। जैसे किसी जिले में त्यागपति है, किसी जिले में आलोक वृत है, किसी जिले में मुक्त यज्ञ है, किसी जिले में श्रवण कुमार है। ठीक है, तो आप जिस जिले से हैं आप अपना पढ़िएगा, स्वपठित। मैं बता दूंगा तो कोई जिले वाला स्टूडेंट कहेगा सर आपने मेरा वाला नहीं बताया, तो आप लोगों को इसको खुद पढ़ना है। ठीक है, बाकी ये आपके 50 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।